हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज। सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स मीन जिसमें हम सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का मिसयूज़ करना जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं, जैसे कि उसमें साइको एक्टिव ड्रग्स आ जाते हैं या स्मोकिंग आ जाती है या फिर और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। तो इसमें DSM-4 में इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक है सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर, एक कैटेगरी तो ये है सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर्स, और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द सब्सटेंस इन क्वेश्चन। मतलब जो सब्सटेंस ले रहे हैं उसकी वजह से अगर कोई फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हो गए सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर्स। दूसरी कैटेगरी जो है वो है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, मतलब कि सब्सटेंस यूज करने का डिसऑर्डर है कि बार बार उसको हम यूज कर रहे हैं, एडिक्शन हो गई है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा बिहेवियर, हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, हमारा डे टू डे रूटीन खराब हो रहा है। तो एक तो वो चीज़ हो गई जो सब्सटेंस लेने की वजह से डिसऑर्डर हो रहा है, एक हो गया जो सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं उसका जो डिसऑर्डर है कि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। DSM-4 के अकॉर्डिंग सब्सटेंस अब्यूज का मतलब क्या है? इज अ मैलअडेप्टिव पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज दैट रिजल्ट्स इन रिपीटेड सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट्स। गलत तरीके से हम यूज कर रहे हैं, उसका इतनी ज़्यादा रिपीटेडली यूज कर रहे हैं कि उसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, और हमारा बिहेवियर मैलअडेप्टिव होता जा रहा है। अपना काम हम नहीं कर पाते ढंग से, अपने वर्क प्लेस में, स्कूल में, घर में, जो है सब जगह पे हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा मैलअडेप्टिव हो गया है, और बार बार यूज़ करने की वजह से वो हमें हार्म भी कर रहा है। जैसे अगर हम ड्राइविंग के टाइम पे यूज़ करते हैं तो लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और उसके अलावा सोशल रिलेशनशिप्स भी खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो हमारी लाइफ में पूरे तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। Substance abuse is far from rare. Many different substances are involved. एम्फेटामाइंस, निकोटीन, ओपियोइड्स, बहुत तरह के अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं। ये हमने इनकी डिटेल में इनके बारे में पढ़ा था, जो हमने बुक पढ़ी थी चिकरेली की, उसमें डिटेल में दिए भी हुए हैं एक एक सब्सटेंसेस के बारे में कि वो क्या होते हैं और कैसे उसका इफेक्ट होता है। बट वन दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यू अब्यूज्ड इज एल्कोहल। मतलब जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो सब्सटेंस अब्यूज की, वो एल्कोहल की है। The average life expectancy of people who abuse alcohol is more than 10 years shorter than that of people who do not। मतलब जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या ज़्यादा लेते हैं, उनकी एवरेज लोगों की एज से 10 साल कम एज होती है। और ये चीज़ें जो है ना, ये टोटली इग्नोर कर दी जाती हैं। जब अल्कोहल की एडवर्टीजमेंट होती है, मीडिया वाले ये चीज़ टोटली इग्नोर कर देते हैं, ये शो नहीं करते हैं। लोग इस चीज़ को जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। अब्यूज ऑफ अल्कोहल, मैनी पर्सन यूज अल्कोहल विदाउट अब्यूजिंग इट। अब देखो इसमें क्या है, या तो आप अल्कोहल बिना उसके थोड़े थोड़े अमाउंट में ले रहे हो जो आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। मतलब अल्कोहल जैसे दवाइयों में भी होती है, तो वो छोटे अमाउंट में तो अच्छी होती है, लेकिन अगर हम उसका अब्यूज़ करना शुरू कर दें या उसका मिस यूज मतलब गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर दें, तो वो हार्मफुल हो जाती है। वैदिक स्क्रिप्चर है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट का, उसमें भी अल्कोहल का अब्यूज़ डॉक्यूमेंटेड है कि कैसे पुराने टाइम पे इसको सोमा सुरा बोला करते थे, यानी कि इंटॉक्सिकेटिंग बेवरेजेस, एज अर्ली इन 2000 टू 800 BC इन इंडिया। इतने पुराने टाइम की ये बात बता रहे हैं। इवन द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑफ चरका एंड सुश्रुता, ये एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं चरका एंड सुश्रुता, मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल एंड एक्सेसिव ड्रिंकिंग। तो उस टाइम पे भी इस चीज़ के बारे में बात की हुई है कि नॉर्मली ड्रिंक करना और एक्सेसिवली ड्रिंक करने में क्या फ़र्क होता है और उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। एल्कोहल वॉज रेफर टू एज एन ईविल, मतलब ईविल मतलब उसको बहुत गलत तरीके से दिखाया हुआ है अल्कोहल को कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। फिर भी ग्लैमराइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय सर्टेन क्लासेस, कुछ हायर क्लासेस में आपको पता है कि इसको कितना ग्लैमराइज किया जाता है। पार्टीज वगैरह में अल्कोहल को रखने का मतलब उनका स्टेटस वो दिखाना चाह रहे हैं, तो ग्लैमराइज किया जाता है। तो इस तरीके से इसको करने से इसकी जो यूज़ है वो ख़त्म ना होके और ज़्यादा डिमांड में आता जाता है। The market-oriented policies of successive governments pertaining to production, distribution, availability
including permitted advertisement of alcohol have been implicated in greater use of alcohol. तो जिस तरीके से प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अवेलेबिलिटी है अल्कोहल की, और जैसे उसकी मार्केटिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें इस चीज़ के ऊपर कॉजेज हैं कि कैसे अल्कोहल इतना ज़्यादा अवेलेबल और बिकता है इंडिया में. During the past 2 decades, alcohol-related psychiatric problems have been studied in psychiatric morbidity surveys in general and specific population. The findings reveal that the reported prevalence of alcoholism varies widely and is dependent on the definition adopted. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें देखा गया है कि जो अल्कोहल अब्यूज़ होता है उसकी वजह से कितनी रिपोर्टिंग होती है. मतलब कि कितने लोग हैं जो अपने अल्कोहलिज्म को ठीक करवाने के लिए हैं, उसकी वजह से क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं अब्यूज़ की वजह से, वो कितनी रिपोर्टिंग हुई है. अब यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे नियरली 1 लाख मैन कंज्यूम अल्कोहल, जिसमें से 1/5 तो एडिक्ट्स ही हैं. और दिल्ली में भी कह रहे हैं कि काफ़ी हाउस होल्ड सर्वे करा था तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आई थी. 26% ऑफ रेजिडेंट्स इन अर्बन स्लम के जो रेजिडेंट्स हैं उसमें से 26% जो हैं जिसमें वो थे सब्सटेंस अब्यूज़र्स थे, और ख़ास तौर पे अल्कोहल का अब्यूज़ करते थे वो. तो इस तरीके से सर्वेज हुए हैं. सर्वेज के थ्रू ये पता चला है कि हॉस्पिटल में भी अल्कोहल को यूज़ करने की वजह से जो बीमार हो रहे हैं लोग, उनका रेट, उनकी जो एडमिट हो रहे हैं लोग, उनका रेट बढ़ता ही जा रहा है. मतलब लोग अल्कोहल यूज़ करने से बीमार पड़ रहे हैं और वो हॉस्पिटल आ रहे हैं, तो ये परसेंटेज बढ़ती ही जा रही है. इसका रीज़न ये बता रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म अल्कोहल कंजम्पशन है उसका रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं लिंक है सोशल एनवायरनमेंट से. फैमिली में डिस्ट्रप्शन है, मैरिटल डिसहार्मनी है, बच्चों का जो इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर फैमिली डिस्ट्रप्शन का, या डेप्रीवेशन है फैमिली में, क्राइम, वायलेंस, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं. इस वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, और सुसाइड्स भी हो रहे हैं. तो ये अल्कोहल अकेली अकेली एक ये प्रॉब्लम नहीं है कि अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ रही है, उसके साथ साथ और जो साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी प्रॉब्लम जो बढ़ती जा रही है, सोशल प्रॉब्लम्स जिन्हें हम कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. Immediate effect of alcohol consumption include greater incidence of injuries to self and others. तो अल्कोहल कंजम्पशन जो करता है उसका इमीडिएट इफेक्ट यही होता है, या तो वो अपने आप को इंजर कर लेता है या दूसरों को करता है. तो इस वजह से खाली अल्कोहल पीना ही एक प्रॉब्लम नहीं है, उसको पीने के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जहाँ पे लोग पीते हैं वहाँ पे देखा गया कि उन फैमिलीज में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को मारना, अब्यूज करना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमनली देखी गई हैं. स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट दैट अल्कोहल अब्यूज अमंग टीनेजर्स इज इंक्रीजिंग. अब टीनेजर्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. क्यों इतना ज़्यादा टीनेजर्स इस चीज़ में? अब देखा गया कि टीनेजर्स जो है ना, वो सडनली उनके जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, रेट ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन इन टीनेजर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इसके रीज़न हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस है, टीनेजर्स में बहुत स्ट्रेस है, अगर बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में स्ट्रेस है, वो कोप नहीं कर पाते हैं, अपने उनके फैमिली एनवायरनमेंट में डिसहार्मनी है तो वो कोप नहीं कर पाते हैं ये सब चीज़ें. पीयर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, पीयर प्रेशर का तो बहुत ज़्यादा रोल होता है टीनेज में, तो उनकी वजह से हो जाता है. सपोर्ट नहीं होता पेरेंट्स की तरफ से, एक्सपेक्टेंसीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं पेरेंट्स की, टीचर्स की. तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो अपने स्ट्रेस को या अपने नॉर्मल लाइफ के स्ट्रेस से दूर भागने के लिए अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं. Unfortunately, alcohol is not only the psychoactive substance that is used. Hundreds of millions of persons smoke cigarettes. अब अल्कोहल के बाद जैसे ये बता रहे हैं कि और भी हैं, जैसे सिगरेट है उसमें निकोटीन होता है जिससे एडिक्शन हो जाती है. यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि अल्कोहल को कैसे, मतलब उसके दो फेसेस हैं. एक तो ये है कि आप जब सेलिब्रेट करते हो तो अल्कोहल लेते हैं लोग, तो एक ये होता है कि आपका स्टेटस दिखाना या आपकी सेलिब्रेशन दिखाने का तरीका है. दूसरी तरफ इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो कितना हार्मफुल और डेंजरस होता है.
अच्छा, जो निकोटिन की बात कर रहे थे कि वो एडिक्शन हो जाती है तो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, और एडिक्शन ऐसे ही और चीज़ों में भी होती है, जैसे हेरोइन, कोकेन, इतने सारे अलग अलग टाइप के ड्रग्स हैं। आप इसकी इन सब चीज़ों की अगर डिटेल वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरी जो मैंने बुक पढ़ाई है चिकरेली वाली, उसमें आप इनको देख सकते हो। उसमें हर एक ड्रग की डिटेल्ड वो है, इंफॉर्मेशन है। अब आपका ये जो चैप्टर है फिनिश होता है, इसके बाद हम जो नया चैप्टर शुरू करेंगे वो है थेरेपीज, चैप्टर 15। तो थेरेपीज में हम स्टार्ट करेंगे साइकोथेरेपीज से, और धीरे धीरे उसके बाद जितनी भी ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज हैं, फिर बिहेवियरल थेरेपीज हैं, वो बारी बारी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो साइकोथेरेपी की ये बात कर रहे हैं कि साइकोथेरेपी होता क्या है। साइकोथेरेपी वो होता है जब हम जैसे किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर या कोई प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है, मेंटली साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसमें वो पर्सन जो है इंटरेक्ट करेगा किसी ट्रेंड साइकोथेरेपिस्ट से, जो उसकी हेल्प करेगा अपने बिहेवियर को बदलने में। उस पर्सन के बिहेवियर में कोई ऐसी चीज़ है या उसके थॉट्स में कुछ गलती है, गलत तरीके से सोचता है या गलत तरीके से बिहेव करता है, या उसकी इमोशंस में कुछ प्रॉब्लम है, उसको चेंज करने में साइकोथेरेपिस्ट हेल्प करेगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं साइकोथेरेपी। फिर जैसे ग्रुप थेरेपीज भी होती हैं, हमें इंडिविजुअल साइकोथेरेपी मतलब एक पर्सन बैठा हुआ है, एक थेरेपिस्ट बैठा हुआ है। ग्रुप थेरेपी मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है, और वो एक दूसरे से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, और थेरेपिस्ट भी वहीं पे प्रेजेंट है। मैरिटल थेरेपीज होती हैं जब मैरिजेस में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कपल थेरेपी भी जिसे हम बोल सकते हैं। फैमिली थेरेपीज में जो फैमिली जितने भी फैमिली के लोग होते हैं उनकी एक साथ बिठा के उनके ऊपर फोकस किया जाता है, उनसे बातचीत करी जाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जब लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिनको सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है, वो एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, और थेरेपिस्ट की गाइडेंस होती है। एंड फाइनली होता है रिहैबिलिटेशन, जिसमें फोकस किया जाता है इंडिविजुअल को जो सीरियस मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा, उनको कैसे कोप अप करना है। तो साइकोथेरेपीज अलग अलग टाइप की हैं। उसके बाद हम बायोलॉजिकल थेरेपीज भी करेंगे, जिसमें हम सर्जरी के थ्रू हेल्प करते हैं। सर्जरी करनी पड़ जाती है कई बारी, ब्रेन सर्जरीज वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, ईसीटी उसमें से एक है, प्रोसीजर है। और उसके बाद बात करेंगे लीगल और एथिकल इश्यूज की। तो सबसे पहले साइकोथेरेपीज के बारे में बात करते हैं। साइकोथेरेपी जो है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो थेरेपी आती है वो साइकोडायनेमिक थेरेपी आती है। जो साइकोडायनेमिक यानी कि साइको एनालिसिस की जो अप्रोच फ्रॉइड ने जिसने शुरुआत की थी। तो इसकी बात कर लेते हैं, अब शुरू करते हैं साइकोडायनेमिक थेरेपी। साइकोडायनेमिक थेरेपी किस आइडिया पे बेस्ड है? इसका मेनली ये मानना है कि मेंटल डिसऑर्डर्स तब होते हैं जब हमारे अंदर कोई ऐसी बात दबा के हमने रखी हुई है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी ऐसा हिडन इनर कॉन्फ्लिक्ट है, जो फ्रॉइड का मानना है, क्योंकि ये थेरेपी फ्रॉइड ने दी थी, कि कोई भी ऐसी बात हमने दबा रखी है अपने अंदर जो हम सोचते हैं कि अगर बाहर आ गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और जब वो हम बहुत टाइम तक दबा के रखते हैं तो वो हमारे अंदर ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। उसमें किस तरह की चीज़ें इन्होंने बोली थी फ्रॉइड ने, जैसे सेक्सुअल एंड अग्रेसिव अर्जीज होते हैं, जिसको इन्होंने इड का नाम दिया था, कि इड एक ऐसी हमारी पार्ट है हमारे अंदर का, जिसको उस टाइम पे अपनी जो भी उसकी डिमांड है उसको पूरी करनी होती है, और जब उसकी अर्जिस को हम दबाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो व्हेन दीज इनर फोर्सेस आर इम्बैलेंस्ड, हमारे अंदर के जो फोर्सेस हैं या अर्जिस हैं जब वो इम्बैलेंस होते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। अब इसके लिए साइको एनालिसिस जो इन्होंने बताया था तरीका, कि हम साइको एनालिसिस करते हैं, एक थेरेपी है जो फ्रॉइड ने बोला था, जहाँ पे ये तीन चीज़ों को टारगेट करते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो को। तो इड जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो एक डिज़ायर होता है हमारे अंदर किसी चीज़ को पाने का, वो इड होता है जो उसी टाइम फुलफिल करने के लिए बोलता है उस डिज़ायर को। ईगो होता है जो रीजनिंग करता है। रीजनिंग मीन्स कि क्या चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है और क्या नहीं हो सकती है। तो कोई चीज़ होता है हम सोचते हैं कि चलो हमें ये चाहिए तो हम ये ले लेते हैं उठ के जाके, क्योंकि ये हो सकता है। कुछ चीज़ों में हम सोचने लग जाते हैं कि ये तो प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हम इतने केपेबल नहीं है या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो वो रीजनिंग कौन करता है? ईगो करता है। तीसरी चीज़ आ जाती है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो कॉन्शियंस होता है। कॉन्शियंस का मतलब जो हमें ये बताता है कि जो भी चीज़ हमारी डिज़ायर की है,
वो सही है या गलत है। तो ये तीनों जो फोर्सेस हैं हमारे अंदर है, इसमें बैलेंस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं। अब क्या होता है ना, लोग रिप्रेस करते हैं, चीज़ों को दबा के रखते हैं। कभी कभी ऐसे इम्पल्सेस होते हैं, इस तरह के डिज़ायर्स होते हैं जो सुपर ईगो और ईगो को अनएक्सेप्टेबल हो जाता है, जो रियलिस्टिकली पॉसिबल भी नहीं है और सही भी नहीं है। तो वो चीज़ें हमें रिप्रेस करनी पड़ती है। मान लो हम चाहते हैं कि हम किसी का मर्डर कर दें, तो वो इड का डिजायर है, लेकिन ईगो और सुपर ईगो उस चीज़ को गलत कह रहे हैं कि वो नहीं हो सकता। तो वो चीज़ हम दबा के रखेंगे अपने अंदर, हम किसी को कितनी भी नफरत करते हो, हम उसको चुपचाप झेलेंगे और अपने उस डिजायर को दबा के रखेंगे। इस तरह के अर्जेस जब बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, नेगेटिविटी जब बहुत ज़्यादा हमारे अंदर बढ़ जाती है, तो उसको इन्होंने बोला एक साइकिक एनर्जी। साइकिक एनर्जी होती है जो एकदम कंट्रोल करके रखती है इन सब चीज़ों को। वो हमें हमारे कॉन्शियसनेस से बाहर रखती है इन सब चीज़ों को। लेकिन अगर ये चीज़ें हमें परेशान करने लगे तो हम क्या करते हैं, पहली चीज़ तो ये होती है हम डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं अपने ईगो को बचाने के लिए। डिफेंस मैकेनिज्म से क्या होता है, हमें कोई एंजाइटी नहीं होती है और हम अपने अंदर ही उस कॉन्फ्लिक्ट को दबाए रखते हैं। फिर अगर वो ओवरली जो रिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमें उसको दबाने में प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ को हम किसी से नफरत कर रहे हैं लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। अब साइको एनालिसिस में क्या सिखाया जाता है कि कैसे अपने डिप्रेशन को दबाना है, ओवरकम करना है, दबाना नहीं है, उसको खत्म करना है, ओवरकम करना है और उसको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानो पहले तो। जैसे कुछ लोग डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, वो मानते ही नहीं है कि हम किसी से नफरत करते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो मानते ही नहीं है कि वो ऐसा सोचते हैं। तो पहले तो उनको मानना ज़रूरी है कि हाँ हम ये चीज़ सोचते हैं और ये गलत सोचते हैं। दूसरा, उसको ओवरकम करना है कि हम ये क्यों सोचते हैं, हम क्यों इस तरीके से सोच रहे हैं, हम उसको ख़त्म क्यों नहीं कर सकते। उसको कन्फ्रंट करना अपनी हिडन फीलिंग को, इम्पल्सिस को। इस तरह का इंसाइट जब हम गेन करते हैं, इंसाइट का मतलब हम अपने बारे में जब इस तरीके से जान जाते हैं और ये भी जान लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो गलत है, हमें ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, तो उस क्या क्या होगा, उनकी जो इमोशंस है वो रिलीज हो जाएंगी, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, जिसको इन्होंने नाम दिया है रिएक्शन। और जब वो इमोशंस रिलीज हो जाती हैं अंदर दबी हुई प्रॉब्लम, जो एनर्जीज जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो क्या होता है, आगे हेल्दी ग्रोथ होती है। तो साइको एनालिसिस में इस तरीके से ट्रीटमेंट करी जाती है। यहाँ आपको आपको दिखाया हुआ है कि ये हिडन इनर कॉन्फ्लिक्ट है, हिडन विशेज है, बीच में हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम बोलते हैं कि हम तो ऐसा सोचते ही नहीं है, अपने आप को हम सही दिखाने की कोशिश करते हैं। उसको पार करते हुए हमारे कॉन्शियसनेस में लेके आना और हमें इंसाइट देना कि हम जो सोच रहे थे वो गलत है और हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये वॉल टूटनी चाहिए और ये निकल के बाहर आके गायब होना चाहिए, मतलब ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। उसको बोलते हैं इंसाइट होना, और इससे क्या होता है, हमारे डिसऑर्डर्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं साइको एनालिसिस में। ये फ्रॉइड की डेवलप की हुई थेरेपी थी। इसमें और भी 3-4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में क्या होता है कि जो भी क्लाइंट के मन में बात आ रही है वो उसको रिपोर्ट करेगा, कुछ भी जो उस टाइम पे उसके माइंड में आ रहा है, छुपाना कुछ नहीं है। तभी तो थेरेपिस्ट बता पाएगा कि वो जो बातें उसके मन में आ रही हैं उनका क्या क्या मतलब मीनिंग बनता है, उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ऐसे ही ड्रीम्स को भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दी थी कि जो भी हमें ड्रीम्स में आता है वो हमारी इनर कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है। फिर स्लिप ऑफ टंग होता है ना, जैसे हम कई बार बोलते बोलते कुछ और बोल जाते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है कि अब बोलना है किसी को आई हर्ट यू, उसकी जगह हमने बोल दिया आई हर्ट यू, कि मेरा मन कर रहा है मैं तुझे मारूं। तो इस तरीके से हम स्लिप ऑफ टंग जब करते हैं तो उसमें भी हमारे हिडन फीलिंग्स दिख जाती हैं। या कोई एक्सीडेंटल इवेंट हो गया, जैसे किसी के हाथ से कोई ड्रिंक छूट जाना या किसी के हाथ से पेपर गिर जाना, ये सब चीज़ें कहते हैं फ्रॉइड की, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हिंट देती है हमारे हिडन फीलिंग्स को। फिर उसके बाद एक होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये है जब पेशेंट बहुत ज़्यादा ना स्टबन हो जाता है। स्टबन मतलब एक अड़ियल सा हो जाता है कि मैं जो है वो कोऑपरेट नहीं करूँगा थेरेपिस्ट के साथ, या मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानूंगा जो थेरेपिस्ट बोल रहा है। तो वो अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस को शेयर ही नहीं करता है। जब वो शेयर नहीं करेगा तो थेरेपिस्ट कैसे उसको इंटरप्रेट करेगा। तो जब रेजिस्ट करता है पेशेंट तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।
फिर एक होता है ट्रांसफेरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रांसफेरेंस का मतलब ये होता है कि जब वो जो पेशेंट होता है, जिसको अब हम क्लाइंट बोलते हैं, पहले पेशेंट बोला करते थे, तो पेशेंट जो होता है ना, वो क्लाइंट को ही एक ऐसा पर्सन समझ लेता है जिसको वो बहुत लव या हेट करता होगा, और वो उससे उस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो एनालिस्ट है या जो वो है थेरेपिस्ट है, उससे वो बहुत प्यार से या बहुत ही रूडली बात कर रहा है, क्योंकि वो ट्रांसफेरेंस कर रहा है, मतलब उसको कुछ और समझ रहा है। पेशेंट रिएक्ट टुवर्ड देयर एनालिस्ट एज दे डिड सम, मतलब जैसे वो, मतलब किसी को अपने फादर से या मदर से बहुत हेटरेट है, वो उसी तरीके से अपने एनालिस्ट या अपने थेरेपिस्ट से उसी तरीके से बात कर रहा है जैसे वो उनसे करता है। तो वो ट्रांसफेरेंस होती है। तो फ्रॉयड मतलब ये बोलते हैं कि जो ट्रांसफेरेंस हो गए या रेजिस्टेंस हो गई या स्लिप ऑफ टंग हो गया, इन सब चीज़ों से हमें आइडिया लगता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, पेशेंट के मन में। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, इनसे आइडिया लग जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ट्रांसफेरेंस से एक चीज़ और मुझे याद आई है जो इसमें नहीं लिखी हुई है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। एक होता है काउंटर ट्रांसफेरेंस। काउंटर ट्रांसफेरेंस कब होता है? एक ट्रांसफेरेंस तो ये हो गया जब जो क्लाइंट है, पेशेंट है, वो थेरेपिस्ट को के ऊपर अपनी फीलिंग शो कर रहा है, किसी और समझ, कुछ और समझ के उसको। काउंटर ट्रांसपेरेंट होता है जब थेरेपिस्ट ऐसा करता है। मतलब थेरेपिस्ट को मान लो किसी पेशेंट ने थेरेपिस्ट को बोला आप मेरे फादर जैसे हो, ये हो गया ट्रांसफरेंस। लेकिन अगर थेरेपिस्ट वापस उस पेशेंट को बोलता है कि हाँ आप भी मेरे डॉटर जैसे ही हो, तो ये होता है काउंटर ट्रांसफेरेंस। तो मतलब थेरेपिस्ट भी अगर इस तरीके से अपनी फीलिंग पेशेंट की तरफ या क्लाइंट की तरफ शो करने लग जाए, तो उसको बोलते हैं काउंटर ट्रांसफेरेंस, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि थेरेपिस्ट को ऑब्जेक्टिवली सबको देखना होता है, उसको अपने किसी भी क्लाइंट की तरफ काउंटर ट्रांसफेरेंस नहीं करनी चाहिए। जो नेचुरल फिनोमिना है हम सबके साथ ही होता है। आपने देखा होगा कि कोई आपको बोले कि आप मेरे बड़े भाई बड़े बहन जैसे, तो आप भी कई बार उसको बोलते हो तो हाँ आप भी मेरे छोटे भाई जैसे ही हो। वो होता है ट्रांसफेरेंस, काउंटर ट्रांसफेरेंस। नॉर्मली तो हम चलता है, बोल देते हैं किसी को भी, लेकिन थेरेपी में ये सारी चीजें अगर हम करेंगे, तो अगर स्पेशली थेरेपिस्ट अगर ऐसा करेगा, तो फिर वो ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, काउंटर ट्रांसफेरेंस। साइको एनालिसिस की इवेल्युएशन क्या है? इवेल्युएशन मतलब क्या सही है क्या गलत है। इसमें पहली चीज तो ये कि कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें कई साल लग जाते हैं, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। दूसरा, ये थ्योरी रिजेक्ट इसलिए हुई थी क्योंकि साइंटिफिकली इसको टेस्ट नहीं कर सकते। हम ये चीज़ टेस्ट नहीं कर सकते कि जो भी वो बता रहे हैं वो साइंटिफिकली वैलिड है नहीं है, या कुछ भी बना के बता देगा आपको क्लाइंट, आप उसको एक्चुअली में ट्रीट कर भी रहे हो, साइंटिफिक प्रोसीजर नहीं है। तीसरी चीज़ इसकी नेगेटिव ये है कि इसमें जो पेशेंट और क्लाइंट है, उसके वर्बल स्किल बहुत अच्छे होने चाहिए। मतलब वो जो भी सोचते हैं ना, वो वर्बली बताने में बहुत अच्छा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, तभी जो थेरेपिस्ट है वो समझ पाएगा। जो बोल नहीं पाते हैं, जो बहुत शाई होते हैं, उनकी तो थेरेपी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका प्रोसीजर ही ऐसा है। तो ये थोड़े नेगेटिव इसकी पॉइंट है। एंड देन एक इसकी मेजर एजम्पशन ये है इस थेरेपी की कि अगर एक बार इंसाइट आ गया तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, जो कि रिसर्च फाइंडिंग्स में देखा गया ऐसा नहीं होता है। खाली इंसाइट आने से आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि साइको एनालिसिस जो है एक प्रॉपर परफेक्ट तरीका नहीं है, और आजकल इसको इतना ज़्यादा फॉलो भी नहीं किया जाता। अब क्या है, क्योंकि ये रिजेक्ट हो गया और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिफिकली नहीं हो सकती हैं, मतलब टेस्टिंग नहीं है उसकी। तो कुछ ऐसे बाद में कुछ ऐसे साइको एनालिस्ट आए थे जो फॉलोअर्स ही थे फ्रॉइड्स के, लेकिन उन्होंने अपने नए तरीके निकाले थे उसको और साइंटिफिक करने के तरीके। उनको हम बोलते हैं नियो फ्रॉइडियंस। नियो मतलब नए, तरीका फ्रॉइड का ही है लेकिन उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे एक है साइको एनालिटिकली ओरिएंटेड साइकोथेरेपी, मतलब साइकोथेरेपी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें क्या है कि थेरेपिस्ट जो होता है वो कोशिश करता है कि पुराने पास्ट की तरफ ना देखा जाए, प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके बेस पे ट्रीटमेंट करी जाए। अब यहाँ पे इन्होंने अल्फ्रेड एडलर की बात करी हुई है। अल्फ्रेड एडलर बहुत फेमस है, न्यू फ्रॉइडियन है वो भी। वो किस चीज़ पे इम्पोर्टेंस देते हैं? जो लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी आ जाती है ना, कि मैं, मेरे अंदर कमी है या मैं किसी से कम हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, जो इंफीरियोरिटी आ जाती है उसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं।
तो ये बोलते हैं कि जो बेसिक मिस्टेक करते हैं लोग, बेसिक मिस्टेक मतलब सोचना ही उनका गलत हो जाता है, वो गलत तरीके से सोचते हैं। मेरी लाइफ बहुत डेंजरस है, मुझे सबको प्लीज करना पड़ता है, तो ये जो थिंकिंग पैटर्न गलत हो जाता है, फॉल्स बिलीफ उनके अंदर आ जाते हैं, इनको चेंज करना है। उसकी वजह से वो होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर और एक है जैसे हेनरी स्टैग सलीवन है, तो सलीवन भी बहुत फेमस है, इनकी भी जो थेरेपी है उस पर ज़्यादा फोकस इन्होंने क्या करा हुआ है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जब डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, तो आपके रिलेशनशिप में जब डिस्टर्बेंसेस होंगी, घर में पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों, किसी के साथ भी, वो आपको मेंटली बहुत इफेक्ट करेगा। तो इनका जो सलीवन की जो अप्रोच है, इनका फोकस क्या होता है कि जो क्लाइंट है ना, उसकी आइडेंटिटी को उसको आइडेंटिफाई करवाना है कि उसका जो मैल अडेप्टिव इंटरपर्सनल स्टाइल है, मतलब वो ऐसा क्या बोलता है जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, क्यों दूसरे लोग इतने प्रोवोक होते हैं कि उनका आपस में झगड़ा हो जाता है या बनती नहीं है। अब साइको एनालिसिस थ्योरी जो थी ना, उसको इतना ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि फ्रॉइड जो है वो पेसिमिस्टिक ज़्यादा साइड देखते थे ह्यूमन नेचर की। पेसिमिस्टिक साइड मतलब कि हमारा जो ह्यूमन नेचर है उसमें जो हमारे जो इनर कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो जो नेगेटिविटी है, उस पर ज़्यादा फोकस होता था। उसके बाद आई दूसरी टाइप की थेरेपीज, जिनको हम बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिकल और एक्सपीरियंशियल थेरेपीज। तो इसमें क्या है, किस चीज़ पे फोकस है, पॉजिटिव के ऊपर फोकस है, पॉजिटिव के ऊपर फोकस है। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको जो एक्सपीरियंशियल थेरेपीज वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, उनका ये मानना है कि हमें लोगों को एक नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव तरीके से देखना है, कि वो सब गुड होते हैं, बेसिक नेचर उनका बहुत अच्छा होता है, सब लोग ग्रो करना चाहते हैं, सब लोग डिग्निटी चाहते हैं, सब लोग सेल्फ कंट्रोल चाहते हैं। सिर्फ जब वो चीज़ ठीक से कर नहीं पाते हैं तब उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो मतलब हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट से नहीं होती है डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स किस वजह से होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट की वजह से, जो हमारी ग्रोथ और फुलफिलमेंट को रोक देता है। तो फिनोमिनोलॉजिकल एंड एक्सपीरियंशियल थेरेपीज को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, जो नाम आपने सुना हुआ है, और आपको पता भी चल गया होगा कि हम अब कौन सी थेरेपीज के बारे में बात करने वाले हैं, ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज। इसमें तीन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस है, मतलब इनके एजम्पशंस ये होते हैं कि अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल रिक्वायर ट्राइंग टू सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज। तो जो थेरेपिस्ट है, अगर वो उन लोगों को समझना चाहता है तो उसको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, उनकी तरह ही देखना पड़ेगा, दुनिया को उन्हीं की आंखों से देखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। दूसरी चीजें क्या रहे हैं, क्लाइंट शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, क्लाइंट को इक्वल ट्रीट करना है, अपने से नीचा या कम नहीं। थेरेपिस्ट को ऊंचा, क्लाइंट को नीचा नहीं रखना है, क्लाइंट और थेरेपिस्ट बराबर है। तीसरा ये कह रहे हैं, थेराप्यूटिक रिलेशन विद द क्लाइंट इज सेंट्रल टू द बेनिफिट ऑफ थेरेपी। तो जो भी आपका रिलेशन क्लाइंट के साथ बन रहा है वो थेरेपी को सक्सेसफुल कराने के लिए है। तो अगर क्लाइंट चाहेगा तो थेरेपी सक्सेसफुल हो सकती है, नहीं चाहेगा तो नहीं हो सकती। और एक चीज यहाँ ध्यान देना, यहाँ पेशेंट नहीं बोल रहे हैं, जैसे साइको एनालिसिस में पेशेंट था, यहाँ पे क्लाइंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्लाइंट खुद इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल है अपने लिए कि अगर वो चाहेगा तो थेरेपी सक्सेसफुली हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो उसको खुद को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी थेरेपी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो शुरू में ही क्लाइंट को क्या है, एक तरीके से सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो उसकी इन्फियोरिटी कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। जैसे क्लास में भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझते हैं, उनको अगर मॉनिटर बना दिया जाए तो उनके अंदर एक वो आ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम आ जाती है। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, क्लाइंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आपने थेरेपी सक्सेसफुल करने में आपने हेल्प करनी है, तो उसको पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं उसकी अपनी। इसमें से एक बहुत ही फेमस थेरेपी है क्लाइंट सेंटर थेरेपी, कार्ल रॉजर्स की, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के ऊपर ही बेस्ड है। और इसमें ये बोलते हैं कि हमें पास्ट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा फ्रॉइड ने कहा था, हमें अपने पास्ट की तरफ नहीं देखना है कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ था या कौन सी बात है जो हमने छुपा रखी है, उन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आगे फ्यूचर पे ध्यान दो और प्रेजेंट पे ध्यान दो, और ये सोचो कि हम कैसे सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकते हैं, मतलब हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए।
According to Rogers, these judgments lead individuals to acquire what he terms unrealistic conditions of worth. मतलब अगर हम जज करते रहेंगे अपने आप को, जज करने का मतलब नेगेटिवली ये बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को जज कर लेते हैं कि हम जो है दूसरों से कम है, हमारे पास वो नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। वो जजमेंट जो हम करते हैं गलत तरीके, उससे क्या होता है, हम अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। अनरियलिस्टिक मतलब जो हम रियलिटी में है उससे अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम रियल में क्या हैं और हमें आइडियली क्या बनना है। रियलिटी से अलग नहीं होना है, तो रियलिटी के ऊपर फोकस करना है। दे मस्ट बी समथिंग अदर देन व्हाट दे रियली आर इन ऑर्डर टू बी लव्ड एंड एक्सेप्टेड। लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि अगर मैं ऐसा होता तो मुझे लोग एक्सेप्ट करते, अगर मैं वैसा करता तो मुझे एक्सेप्ट करते, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चों का एग्जाम्पल यहाँ दिया है, बच्चों में क्या आ जाता है, दे कम टू बिलीव दैट दे विल बी रिजेक्टेड बाय देयर पेरेंट्स इफ दे आर नॉट ऑलवेज नीट एंड सबमिसिव और इफ दे डू नॉट लिव अप टू देयर पेरेंट्स आइडियल्स। Such belief block people from recognizing large portion of their experience and emotion। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि अगर हमें अपने पेरेंट का आइडियल बनना है तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हम अगर हम नीट नहीं होंगे या हम उनसे दबेंगे नहीं तो हम उनके आइडियल बच्चे नहीं बन पाएंगे। जब वो इस तरीके से सोच लेते हैं तो उनकी खुद के एक्सपीरियंस और इमोशंस कहीं ना कहीं दब जाती हैं, छुप जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट में इंटरफेरेंस होती है और वो फिर आगे जाके एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, मैल एडजस्टमेंट होती है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। रियलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और क्लाइंट सेंटर थेरेपी में क्या करते हैं, जो अनरियलिस्टिक कंडीशंस ऑफ वर्थ हैं उसको रिमूव करना है। मतलब जो अनरियलिस्टिक सोच है उनकी कि हमें ऐसा करना चाहिए था, हमें वैसा करना चाहिए था, हम ये नहीं है, हम वो नहीं, तो अनरियलिस्टिक जो सोचते हैं उसको रिमूव करना है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपिस्ट ऑफर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। मतलब अगर आप उसको अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड दोगे कि तुम जैसे हो हम तुम्हें वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओ क्लाइंट को कि जैसे भी हो उस तरीके से तुमको एक्सेप्ट करेंगे लोग, तुम्हें अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ एम्पैथी शो करो, जैसा वो फील कर रहा है वैसा फील करो, उसको अपने इक्वल रखो। थेरेपिस्ट को उसको अपने इक्वल रखना है, एक केयरिंग एनवायरनमेंट देना है, उसको थ्रेट ऑफ रिजेक्शन नहीं फील होना चाहिए कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। उसको ये फील करवाना है, ये रियलाइज करवाना है कि वो उसके अंदर जो टैलेंट है वो उसको रिकॉग्नाइज करे और वही टैलेंट जो उसके अंदर है वही काफ़ी है, उसी के बेस पे लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये होती है क्लाइंट सेंटर थेरेपी कि वो अपने आप को पहचाने कि उसके अंदर किस तरह के टैलेंट है और वही काफ़ी है उसके लिए आगे बढ़ने के लिए, अपने आइडियल सेल्फ तक पहुंचने के लिए। उसके अंदर कोई कमी नहीं है, ना उसको किसी के आगे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए, किसी कंडीशन पे नहीं होना चाहिए कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो ही हम पॉजिटिव रिगार्ड करेंगे। अनकंडीशनल होना चाहिए। फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट दे कम टू सी देमसेल्व्स एज अ यूनिक ह्यूमन बीइंग विद मेनी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो फाइनली उनको ये समझ में आता है कि वो यूनिक है, वो दूसरों के जैसे नहीं है, उनके अंदर भी कुछ अपने खुद के टैलेंट्स हैं और अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको वो डिज़ायर करते हैं और लोग भी डिज़ायर करते हैं। तो उनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से क्लाइंट सेंटर थेरेपी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जेस्टॉल थेरेपी के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।